पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त एक ऐसा नाम तेजी से उभर रहा है जो कुछ समय पहले तक सुर्खियों से दूर था। कलिता मांझी। वर्धमान के औशग्राम से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कलिता मांझी अपनी सादगी और संघर्ष भरी कहानी के कारण पहले ही चर्चा में रही थी। सीमित संसाधनों के बीच जिंदगी बिताने वाली ये नेता अचानक तब खबरों में आई जब उनका खुद वोटर लिस्ट में नाम न होने की बात सामने आई। लेकिन अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। ताजा चुनावी रुझानों में कलिता मांझी न सिर्फ आगे चल रही हैं, बल्कि लगातार जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। जमीन से उठकर राजनीति के इस मुकाम तक पहुंचना और अब चुनावी मैदान में बढ़त बनाना, यह सफर अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आखिर कौन है कलिता मांझी, क्या है उनकी असली कहानी और कैसे उन्होंने इन तमाम विवादों और चुनौतियों के बीच ये बढ़त हासिल की, सब कुछ जानेंगे बजर बट्टू दुनिया के इस खास प्रोग्राम में। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कलिता मांझी का नाम लिखा हुआ है दीवार पे, और ये गलियां हैं, भाजपा का झंडा है, टीएमसी के झंडे हैं, और अंदर यहाँ पे घर है कलिता मांझी जी का। आइए चलते हैं, थोड़ा उनसे बात करते हैं। आइए। ये औशग्राम है और औशग्राम से इस बार भाजपा ने एक ऐसी महिला को टिकट दिया है, इनका नाम है कलिता मांझी, और इन्होंने प्रीवियसली भी इलेक्शन लड़ा था यहाँ से, लेकिन वो कहानी भी समझेंगे, वो इलेक्शन वो जीत नहीं पाई थी। आपको इनका पहले घर दिखाते हैं, फिर घर दिखाते दिखाते आपसे बात करेंगे कि कैसे ये चीजें चल रही हैं। दीदी यही चलते हैं आपके घर पे। এই তো আমার ঘর আসুন। ओके। এদিকে আসুন আমার বাড়ি। দেখুন ঠাকুর ঘর। ये मंदिर है प्यारा सा छोटा सा। ये वेस्ट बंगाल से भाजपा ने, मुझे लगता है दरअसल 3 सीटों में ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जिनका चर्चा, जिनके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं, बहुत लोग समझना चाहते हैं। जिनमें से एक कैंडिडेट है जो आदिवासी समाज से आती है, मोइना मुर्मू, एंड सेकंड हम लोग यहाँ पे हैं कलिता मांझी जी के साथ में, और इसके अलावा चांदनी बौरी जी हैं जो लास्ट टाइम हमारी इलेक्शन जीती थी। कलिता मांझी जी भी लास्ट टाइम इलेक्शन फाइट करा था उन्होंने, लेकिन लास्ट टाइम जीत हासिल नहीं हुई थी। इस बार हम इनसे बात करेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी से जुड़ी हुई कहानी है, वो है, आप सबने मूवी देखी होगी मांझी द माउंटेन मैन। दशरथ मांझी के बारे में आप सब जानते होंगे, जिन्होंने पहाड़ खोद के रास्ता बना दिया। ये वही मांझी हैं। आप क्या काम करते हैं, इस समाज से आने वाले लोग क्या काम करते हैं, उनका काम क्या है, उनका इतिहास क्या है? यहाँ मेरी शादी 2000 में बिहार के साथ हुई थी। मेरी 5 नंदें थीं और 3 देवर। मैंने अपनी नंदों की शादी करवाई है, ससुर सास भी हैं, और मैं बहुत ही गरीब घर से आई हूँ। हमारे इस माटी के बागदी घर में तो हमेशा मेहनत मजदूरी करने वाला परिवार है, हमेशा खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। खेत खलिहान में मेहनत करके ही हम अपना पेट पालते हैं। मैं भी 34 घरों में काम करती थी। यूं ही काम करते हुए इस पार्टी का एक मौका मिला साल 2000 में। 2014 में मैं पार्टी की मीटिंग और रैली में जाया करती थी। मेरी स्थिति की मजबूरी के कारण मैं बीजेपी में आई। मेरे सामने एक जगह थी, उस जगह को जबरदस्ती तृणमूल ने कब्जा कर लिया, उस जगह को लेकर। इसी वजह से गुस्से में मैं बीजेपी में आई। मैंने ठान लिया कि जब तक यह तृणमूल सरकार रहेगी, मैं इन्हें इस मोहल्ले में घुसने नहीं दूंगी। इसी सोच के साथ मैं बीजेपी में आई थी। 2014 में मैं एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर चुनाव में थी। साधारण कार्यकर्ता से 2019 में मैं गुचकारा की नगर अध्यक्ष बन गई। पतित पवन हलदार नगर की जिम्मेदारी मुझे संपादिका के रूप में दी गई थी, और तब मैंने राजनीति में जमकर काम किया। 2019 से 2021 तक, 21 में फिर से विधानसभा की उम्मीदवार बनी। तब भी मैं घरों में काम करती थी। उस समय मैं 7 घरों में काम करती थी। 3 घरों में काम करने के बाद, 2 घरों में काम करने के बाद, जब मैं तीसरे घर में पहुंची, तब मेरा नाम घोषित हुआ कि मैं कलिता मांझी विधानसभा की उम्मीदवार हूं। तब मैं बहुत रोने लगी, बहुत रो रही थी, खड़ी खड़ी कह रही थी, मुझे इस जगह तक कौन लाया, कैसे लाया, बहुत रो रही थी। उस समय मेरा बेटा घर का ही था। मेरा बेटा तब काफी छोटा था। मुझे अपने बेटे को देखना था, अपने पति को देखना था, अपने घर वालों को देखना था, घर को संभालना था। इस तरह का डर, मतलब बहुत घबराहट थी। लेकिन उस समय भी मेरी पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे दल के कार्यकर्ता, मेरे घर के परिवार वाले और दोस्त, दीदी, भाई बहन, सभी ने बहुत समर्थन किया। उन्होंने कहा
तुम्हें डर किस बात का है? पार्टी ने तुम्हें जगह दी है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम रहो, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हम तो तुम्हारे साथ हैं, जो चीजें तुम्हें नहीं आती वो हम तुम्हें सिखा देंगे। मेरी पार्टी के कार्यकर्ता और दल के भाई बहन दीदी भाई सभी ने सहयोग किया था। मैंने 2021 में सही मायनों में लोगों के लिए संघर्ष किया था। जब लोगों ने मुझे इतना समर्थन दिया, जब लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया मोदी जी, तो फिर मैं भी लोगों के लिए कुछ करूंगी। मेरा हमेशा यही सोच विचार था कि मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जो लोग परेशान हैं, जो मुश्किल में हैं, उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, यही मेरी सोच थी। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश मैं हार गई, जीत नहीं पाई। लेकिन मैं कभी हार नहीं मानी, मैं उसी सिस्टम में लगी रही। और अगर पार्टी मुझे फिर से मौका देती है तो मैं एक बार फिर कोशिश करूंगी, फिर से उसी 26 को। पार्टी ने मुझे मौका दिया है, इस बार पूरा भरोसा है हाँ। आप जीतोगे? हाँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जीत गया हूँ। लोगों की जो प्रतिक्रिया है और गांव-गांव में जो लोगों को देख रहा हूँ, उसे लग रहा है कि मैं जीत गया हूँ। 2021 में जब इलेक्शन वो बहुत कम मार्जिन से हारी, तो उसके बाद कुछ हारने के बाद यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं रहा। ये माहौल बहुत बदला उनके घरों पे, उनके घर पे, और उनको मतलब कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश भी करी गई। अभी वो इसके बारे में बताएंगी हमें 2021 चुनाव के बाद क्या हुआ, और साथ में अभी भी वो क्या करती हैं और कैसे उनका दिनचर्या होती है, डेली लाइफ, इसके बारे में बताएंगी। दीदी आप बताइए प्लीज। इकू से हारने के बाद बहुत अत्याचार हुआ। अत्याचार ने कहा देखो क्या होता है। हाँ, मेरे घर के मेन गेट का दरवाजा भी बंद था, उसे तोड़ दिया गया। घर में बम फेंके गए, बाहर से मुसलमानों को लाया गया। वे सीधे इसी लिंक टाउन से घुस रहे थे। जब मैंने अपने मोहल्ले के भाई बहनों को बुलाया, बूथ के कार्यकर्ता को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तब उन्होंने कहा तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर के अंदर रहो, हम देख रहे हैं। उस समय कम से कम 200 से 250 लोग मेरे थे, पूरी रात मोहल्ले में घूमते रहे और मुझे मेरे घर के अंदर कर दिया। उसके बाद नगर पालिका चुनाव में 1 बजे वही जो भलकी से विशाल माफिया था, अरण विद्या नाम से, नगर पालिका चुनाव में आकर मेरे घर पर हमला किया था। वो 21 तारीख को 22 को नगर पालिका होटल में थे, तब वो आकर बहुत हमला किए थे, मतलब बहुत तांडव मचाया था। उसके बाद भी मैंने छोड़ा नहीं, पार्टी में ही लगा रहा हूँ। देखता हूँ कि कितना अत्याचार कर सकते हैं। एक बार मौका मिले तो और दे नहीं पाएंगे, अगर एक बार में ही खत्म कर दें तो थोड़ा चैन मिलेगा। अभी डर लगता है? अभी डर लगता है? ना ना ना, আমি ভয় পাই না। कोई डर नहीं? ना, भय पाई ना। मेरे पास अपना संगठन है, मेरी पार्टी की गतिविधियां हैं, मेरा समर्थन है, मेरे घर वालों का प्यार है, आशीर्वाद है। लोग प्यार करते हैं आपको, सब लोग हैं, पसंद करते हैं हैं, आसपास के। सब। तो इस बार दीदी भाजपा का, क्योंकि आप भाजपा से इलेक्शन लड़ रही हो, तो क्या मेन हमारा किस समस्या को हम समाधान करने वाले हैं भाजपा की तरफ से यहाँ पे? मेरी यहाँ जो समस्याएं हैं उनमें से एक है कि हमारा गुस्कारा स्वास्थ्य केंद्र की हालत बहुत खराब है। हेल्थ हॉस्पिटल है यहाँ पे खराब काम कर रहा है। शास्त्र केंद्र हॉस्पिटल बोनोग्राम में। अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र। शास्त्र केंद्र में दीदी किस किस तरह का सुविधा मिलता है? नहीं, कोई सुविधा नहीं है। मेरा तो जंगल महल इलाका है, औजग्राम मतलब जंगल महल। वहाँ सड़कों की हालत भी वैसी ही है। अब तक कोई विकास नहीं हुआ है और पीने के पानी की बहुत समस्या है। आदिवासी और हमारे एसएससी लोगों के पास एक भी पक्का घर नहीं है और पीने का पानी भी नहीं है। ये सब मैं करूंगा। मैं जीत कर आऊंगा तो मेरा पहला काम पीने के पानी का होगा, सबसे पहला काम। पानी पहुंचाना। यहाँ पे पानी नहीं आता लोगों के घरों में। औजग्राम में जंगल मोहल्ले नहीं पानी नहीं आता। लेकिन यहाँ की जो टीएमसी गवर्नमेंट है वो एक स्कीम चलाती है जहाँ पे नल टैप वाटर का पानी, यहाँ पे टीएमसी का एक योजना है जहाँ पे टैप वाटर। प्रचुर कष्ट। जंगल महल इलाका तो उधर कौन जाता है? कोई नहीं जाता। ये शहर का हिस्सा ही सिमटा हुआ है। रास्ता घर बाड़ी। मोदी जी ने जो इतने घर भेजे हैं, एक भी आम आदमी को नहीं मिला, गरीब लोगों को नहीं मिला। नहीं, सब कुछ चुरा लिया गया है। हर घर में वही लोग घर पाए हैं जो तृणमूल के पीछे पीछे घूमते हैं, तृणमूल की चापलूसी कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया। आम लोगों के लिए यहाँ कोई और मौका नहीं है। अच्छा, ये जो नगर पालिका हर घर में लाइन दे रही है, किसी के घर में ठीक से पानी नहीं आता। अच्छा, और यहाँ पे जो और योजना है जैसे बंगलार बाड़ी टीएमसी का, वो बंगला घर कहाँ बना है? यह केंद्र सरकार की योजना है और अगर उन्होंने बंगला चुराया है तो वे चोर ही हैं। मैंने ऐसा खबर में पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके थ्रू जो रूरल एरिया में जो लोग हैं, जो 2 कैटेगरी में आते हैं, एक भूमि जिनके पास जमीन है और जो भूमिहीन है,
और इसमें जिनके पास ज़मीनें हैं और कच्चा घर है उनको पक्का घर बनवाने के लिए सेंट्रल 1,20,000 रुपए की मदद करती है। और जब ये स्कीमें सेंटर से स्टेट में जाती हैं तो ऐसा हिसाब किताब होता है कि 60% सेंटर देता है और 40% स्टेट देता है। अब क्योंकि ये दोनों लोग मिलके काम को करते हैं तो अपनी अपनी ब्रांडिंग पूरा करने का डेफिनेटली आप काम कर रहे हो तो अपनी ब्रांडिंग का तो उसमें हिस्सा मांगोगे 40% ब्रांडिंग। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का आरोप था कि 40% ब्रांडिंग की जगह 40% इन्वेस्टमेंट तो हुआ लेकिन 40% ब्रांडिंग की जगह 100% ब्रांडिंग टीएमसी ने उसमें कर ली और उसका नाम दे दिया बंगलारबाड़ी। योजना सरकार की थी, सेंटर की। लेकिन मैंने सुना कि सेंट्रल ने दीदी फंड रोक दिया बंगलार उसका जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका पैसा रुका गया कुछ लगता है नहीं रोका गया। और टीएमसी कह रही है कि वो अपने खुद के बजट से अब बंगलारबाड़ी चला रहे हैं, सेंट्रल से पैसे नहीं चाहिए उनको। वो तो बस यही भाषा बोलते हैं, कुछ नहीं देते नहीं देते, नहीं मिलता, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। उनकी भाषा भी ऐसी ही है। यहाँ पे सब कटमनी खाते हैं, सभी भ्रष्ट हैं, पत्थर खाते हैं, बालू खाते हैं। मतलब तृणमूल ऐसा क्या है जो नहीं खाती? सभी जीवों में तृणमूल की पाचन शक्ति सबसे ज्यादा है। अच्छा, पत्थर, बालू, कोयला, गाय, बाथरूम, शौचालय, हर चीज में वे कटमनी खाकर सब कुछ खत्म कर देंगे। अच्छा। टीएमसी तो घूसखोर पार्टी है। आवास योजना का जो घर आया है उसके लिए भी पैसे देने पड़े हैं। अच्छा ये श्री मोदी जी की एक बड़ी फ्री योजना है। अच्छा गरीबों के लिए, वह भी उन्हें 30,000 35,000 रुपए जमा करके ही घर मिला है। ठीक है जी। उनका तो यही तो उनकी संस्कृति है, यही उनकी शुरुआत है। अच्छा, और हमारे औजग्राम में गुसखारा में एक स्वास्थ्य केंद्र भी है। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र। वहाँ तो कोई अच्छी सेवा नहीं मिलती। पेट दर्द, सिर दर्द या हल्की खांसी बुखार होने पर भी बर्धमान जाना पड़ता है। और औजग्राम का जंगल महल इलाका पूरी तरह खेती किसानी का क्षेत्र है। उसके बीच में एक कुनू नदी बहती है। उसमें हर साल थोड़ा सा भी पानी आ जाए तो बाढ़ आ जाती है। गरीब लोग खेती में ज्यादा फसल नहीं उगा पाते। धान की फसल नहीं होती। और जो गरीब किसान आलू लगाते हैं, आलू की भी कोई खास कीमत नहीं मिलती। दवाइयों और खाद की इतनी ज्यादा कीमत है कि गरीब लोगों को बहुत मुश्किल होती है। और स्कूल, गांव देहात में स्कूल हैं। हाँ, लेकिन उन स्कूलों का और थोड़ा विकास करना जरूरी है। हर स्कूल में एक और शिक्षक बढ़ाना चाहिए। तो दीदी बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।